ठीक है, सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। और सेकेंड लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री गई, जो पहला चैप्टर है तुम्हारा, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। उसमें मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूरा हो गया था। वैसे तो सब कुछ मोल कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम्स और आयंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या गिवन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर, ये बात करते हैं आज। तो लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ, चैप्टर तो पता ही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। कैलकुलेशंस ऑफ एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो एटम्स और आयंस की बात करते हैं। कल थोड़ा सा मैंने तुम लोगों को आइडिया दिया था, मतलब लास्ट क्लास में, कि कितने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के बाद उसको एटम्स में कन्वर्ट कर दो। ये कहा था ना मैंने, जैसे ट्राई एटॉमिक गैस वाला क्वेश्चन किया था हमने। पहले हमने मॉलिक्यूल्स निकाले, वो तो उसमें तो खैर डायरेक्टली मोल्स ही दे रखे थे। कल एक क्वेश्चन कौन सा किया था, वो ओजोन वाला शायद किया था, या N2 वाला जो किया था, जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था बाद में। तो देखते हैं, बहुत सिंपल सी ही चीज़ है, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है, फाइंड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3। ठीक है, तो 0.051 ग्राम Al2O3 दे रखा है हमें। इसमें हमें आयंस कैलकुलेट करने, कितने एल्यूमिनियम आयंस होंगे इसके अंदर, Al आयंस कितने होंगे, तो वो कैलकुलेट करने। अच्छा, आयंस और एटम्स एक ही बात है। एटम्स जैसे कल हमने N2 में एटम्स कैलकुलेट करे, उसी तरीके से हम आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। 1 अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे, 0.051 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा इसका, 54 + 48 102 हो जाएगा। 27 × 2 + 16 × 3, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 102 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2000। तो मोल्स कितने हो गए, 1/2000 मोल्स आ गए इसके 0.051 ग्राम में। मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, और ये 1/2000 मोल्स आ गए हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 आयंस ऑफ Al। भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 में 2 आयंस होंगे एल्यूमिनियम के। जितनी एटॉमिसिटी बताया था मैंने, नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, तो 2 आयंस होंगे एल्यूमिनियम के 1 मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा, ये जो आयंस और एटम्स हैं, ये एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वहाँ पे हम आयंस कैलकुलेट करेंगे, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वहाँ हम एटम्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये 2 आयंस ऑफ Al हो गया। यहाँ पे हम 1 मोल लिख सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 मोल आयंस ऑफ Al। 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 मोल आयंस ऑफ Al आ गया यहाँ पे। ठीक, अब 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 मोल आयंस ऑफ Al हो गया, तो 1/2000 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 × 1/2000 मोल आयंस। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक मोल में 2 मोल आयंस हैं तो 1/2000 में 2 × 1/2000 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1/1000 मोल आयंस ऑफ Al। 1/1000 मोल आयंस ऑफ Al इट इज इक्वल टू 1/1000 इंटू, मोल की जगह क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, 6.022 इंटू 10⁻20, और इसको तुम 0.001 Na भी कह सकते हो।
ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो किस तरह से हम एटम्स और आयंस कैलकुलेट करेंगे वो हमने जान लिया। अब आते हैं आगे इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे और न्यूट्रॉन्स पे, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, किस तरह से प्रोटॉन्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 2.2 grams of CO2। 2.2 ग्राम ऑफ CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली इसको कैलकुलेट करा जा सकता है। सबसे पहले तुम पहले वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पहला फॉर्मूला कौन सा, मास डिवाइड बाई मोलर मास, पता ही है तुम लोगों को। तो नंबर ऑफ मोल्स एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए बहुत देर से यूज़ हो रहा है, लास्ट लेक्चर से यूज़ हो रहा है। ठीक है, कनेक्टेड है ये लास्ट वाले लेक्चर से। तो n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, 2.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास CO2 का कैलकुलेट करोगे तो 44 आ जाएगा, और ये तुम्हें मिल जाएगा 0.05 मोल्स। सबसे पहले तुमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, 0.05 मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ तुम्हें क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के। तो 1 मॉलिक्यूल CO2 का अगर देखा जाए तो उसके अंदर टोटल 3 एटम्स हैं। भाई हर किसी के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स नहीं होंगे, CO2 में क्यों है, क्योंकि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, साफ साफ दिख रहा है। 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 एटम्स, और 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3 मोल एटम्स। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3 मोल एटम्स हो गया। और यहां आ जाएगा 0.05 मोल मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.05 मोल एटम्स। कितना हो गया ये, 0.15 Na एटम्स। तो एटम्स कितने आ गए, 0.15 Na। ठीक है, ये 3 मोल एटम्स हुए, देन 3 इंटू 0.05 मोल्स में 0.15 Na एटम्स आ गए। अभी एटम्स आ गए हैं, अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एटम्स अगर पता है तुम्हें तो अब मुझे ये बताओ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल्स में या जितने भी एटम्स हैं ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, एक एटम है कार्बन का तुम्हारे पास, वो तो हमने वहां एटम्स कैलकुलेट कर दिए। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 कार्बन के हो सकते हैं, वो कह सकते हैं 6 ही होंगे। 6 क्यों हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वी कैन राइट एटॉमिक, ये बात याद रखना कहीं साइड में लिख लो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम के केस में तुम लोग कहोगे कि न्यूट्रल एटम में ऐसा होता है, चार्ज वाले में ऐसा नहीं होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम्स। तो कार्बन के हो गए 6, ऑक्सीजन के 8 होंगे, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने आ गए, 8 टू द 16। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0.05 मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, वो वहां एटम्स कैलकुलेट हो गया है, यहाँ एटम्स कैलकुलेट करा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, एटम्स कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसको नहीं करते तो भी कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ एटम्स के लिए है। फॉर एटम्स लिख लेना यहाँ पे कि अगर हमें एटम्स निकालने होते तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22 मोल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और है कितना हमारे पास, 0.05 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2।
तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 0.05 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 22 5 100 10 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 Na इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि इसके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू, अगर हमसे प्रोटॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स भी इतने ही होंगे 1.1 Na प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स भी इतने ही होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। और न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करोगे, न्यूट्रॉन्स का केस अलग है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पता लग जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर से पता लग जाएगा, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स भी पता लग गए इसमें और इलेक्ट्रॉन्स भी पता लग गए हमें, है ना, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं, चलो। जो एटॉमिक मास होता है या मास नंबर कह लो, मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, अभी हमें प्रोटॉन मालूम है, प्रोटॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स। तो यहां कार्बन में कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्लस n। कार्बन का मास नंबर होता है 12, कार्बन का मास नंबर क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, इसके अंदर इसका मास नंबर 12 है, 12 में से 6 माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स भी 6 आ जाएंगे। ठीक, न्यूट्रॉन्स 6 आ गए। अब क्या करना है तुम्हें, न्यूट्रॉन्स 6 आ गए कार्बन के, ऐसे ही ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स निकाल लो। तो ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 16। ये 16 इज इक्वल टू, प्रोटॉन्स 8 है, न्यूट्रॉन्स पता नहीं है, तो न्यूट्रॉन्स यहां से कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। न्यूट्रॉन्स इसके 8 हो गए और इसके 6 हो गए। ठीक, और टोटल यहां पे 2 हैं ये ऑक्सीजन के एटम्स, तो 8 इंटू 2 कितने हो गए न्यूट्रॉन्स, 16। ठीक है, 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22। 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22। तो इत्तेफाक से यहां पे न्यूट्रॉन्स भी इक्वल आ गए हैं, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसलिए आंसर यहां पे न्यूट्रॉन्स के लिए भी यही हो जाएगा 1.1 Na न्यूट्रॉन्स। ठीक, क्योंकि इस केस में न्यूट्रॉन्स भी इक्वल हैं, 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22 टोटल न्यूट्रॉन्स। इस बात को नोट कर लेना, अगर न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो टोटल न्यूट्रॉन्स इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद, इसको नोट कर लिया हो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच सब एटॉमिक पार्टिकल इन क्या ले लें, HNO3 बड़ा सा नंबर ले लेते हैं कोई, 6.3 ग्राम HNO3। तो 6.3 ग्राम HNO3 में तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर तुम्हें कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहला काम क्या है, वही नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 1 डैश से नंबर ऑफ मोल्स 6.3 डिवाइडेड बाई 63 कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1। अब 1 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन के 7 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 3। तो कितना आ गया ये, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे किसी भी एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 के अंदर, और 32 ही प्रोटॉन्स हो जाएंगे।
और इस केस में भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब बराबर रहते हैं, तो 32 न्यूट्रॉन्स भी हो जाएंगे। तो जो भी करना है तुम्हें 32 से ही करना है इसमें, है ना। तो एक मॉलिक्यूल में 32 प्रोटॉन्स हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 32 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक, अब हम लिख रहे हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 32 मोल इलेक्ट्रॉन्स या 32 मोल प्रोटॉन्स, एक ही बात है। 32 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया हमने, हमारे पास है कितना 0.1 मोल है, 0.1 मोल हो जाएगा 0.1 इंटू 32 मोल इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो जाएगा ये 3.2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3.2 Na इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स भी 3.2 Na, न्यूट्रॉन्स भी 3.2 Na। तो इस तरह से तुम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके बाद जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, देख लेते हैं। Empirical formula is the simplest formula. Simplest formula of a compound is empirical formula. For example, अगर तुम्हें C2H6 दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, ये इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। तो इथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि तुम्हें जो भी इसमें कॉमन नंबर दिख रहा है, जो भी इन दोनों में कॉमन नंबर है, ठीक है, उसको क्या करो, उससे इसको डिवाइड कर दो, 2 को 2 से और 6 को भी 2 से। तो ये कितना आ जाएगा CH3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया CH3। ठीक है, जो भी फैक्टर है दोनों में, 2 और 6 का जो भी फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो दोनों को, तो वो तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स का, उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, तो ये तो खैर बहुत आसान है, तुम कर लोगे। तुमसे कहा गया ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है ग्लूकोज का C6H12O6। तुमने सब इन सब को किससे कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये 6 से चले जाएंगे सब, है ना। 6 तीनों में कॉमन है, 6, 6 और 6। तो ये कितना आ गया CH2O। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, और एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमने क्या करा, 6 से डिवाइड कर दिया ओवरऑल सब जगह पे। तो हमें क्या मिल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं रहता है, कभी कभी क्या होता है, वैसे तो बहुत सालों से नहीं आया है, लास्ट क्वेश्चन 2002 में आया था। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्या आया था वो क्वेश्चन, ऐसे आता है, परसेंटेज दे दी जाती है तुम्हें। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को ले ही लेते हैं। ये है एनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको रब कर रहा हूं मैं। टू 2008 में आया था लास्ट टाइम, 2 में नहीं, 2 तो बहुत पुराना हो गया। वो जो 2 वाला क्वेश्चन है वो तो बहुत बार आया है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 2008 में आया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो क्या करा करो, एलिमेंट्स को लिख लिया करो पहले एक साइड में। एलिमेंट्स लिखे हमने यहाँ, कार्बन है, हाइड्रोजन है उसमें और ऑक्सीजन है, ये लिख लिया। अच्छा, परसेंटेज जो भी दी हो उसको मास में कन्वर्ट कर लो डायरेक्टली। अब जैसे कि कार्बन की परसेंटेज 38.71 दे रखी है, तो 38.71 ग्राम कर लो इसको। ठीक है, और हाइड्रोजन की जो दे रखी है वो दे रखी है 9.67। ऑक्सीजन की टोटल 100 होता है, तो ऑक्सीजन की 100 में से इन दोनों को माइनस करके आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 38.71 और कितना है 9.67। 8 13 का 3 कैरी 1, 9 9 18 का 8 कैरी 1, 48.38। 48.38 ये आ रही है, तो 51.62 हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, 51.62 ग्राम्स ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, मास टू मोलर मास। यू हैव द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास।
तो 38.71 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है ये? अगर हम 38.71 को डिवाइड करके देखेंगे 12 से, तो 12 3 ज़ा 36, 27, 24, 31, 3.22 आ रहा है समथिंग। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 3.22। ठीक, 9.67 को हम डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे? 1 से करेंगे, क्योंकि इसका मास 1 होता है हाइड्रोजन का, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये हो जाएगा 9.67 और 51.62 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को डिवाइड कर दोगे तुम 16 से, कितना आ जाएगा ये? 16 3 ज़ा 48। हाँ, तो ये भी 3.22 आ जाएगा। अच्छा, अब इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम ओवरऑल डिवीजन कर देते हैं। क्या निकालने के लिए? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए, जिससे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3.22 से, इसको भी 3.22 से डिवाइड कर दूंगा और इसको भी 3.22 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये जो सिंपलेस्ट है ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो गया? CH3O। तो क्या आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH3O आ गया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है ना, 2 से 3 मिनट लगे होंगे, इतने तो लग सकते हैं, अगर क्वेश्चन देते हैं तो कर लोगे। कभी कभी वो क्या कहते हैं कि हमने इसका मॉलिक्यूलर मास दे सकते हैं वो, और फिर कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। ये तो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये जो 2 है ना जिससे हमने डिवाइड करा था यहाँ पे, ठीक है, अभी उस 2 का कुछ सिग्निफिकेंस है आगे, 2 का भी रोल है, जो यहाँ हमने 2 से डिवाइड करा था, इसका भी एक रोल है। अब देखो, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होगा तो हमें इसका एम्पेरिकल मास भी निकालना पड़ेगा। एम्पेरिकल मास सिंपल है, 12 + 1 × 3 + 16, जैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास वैसे ही। तो ये कितना आ गया? 12 + 3 15, 31 आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है, जो भी ये कंपाउंड है जिसका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, सब तो वही गया था। तो उसका मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन इतना ही आया था तुम्हारा जो 2008 में आया था, वो यही आया था, इतना ही। आगे मैं बता रहा हूँ ताकि कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब अगर ऐसा कुछ आ जाए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही ना हो, थोड़ा सा ही काम है इसके आगे, कि तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है या मोलर मास, कुछ भी हो सकता है वो, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 62। ठीक है, तो n जो जहाँ हमने उसे डिवाइड कराता है, n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास। फिर तो हम सिंपली देख के उसे बता सकते हैं, वो रेशियो होता है। ठीक है, हम देख के बता सकते हैं किससे कटेगा ये, तो हम देख के बता रहे थे। तो वो अगर उसे निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर वो नहीं गिवन है मॉलिक्यूलर, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे करना है वो तो पता नहीं है ना भाई। ये जो आया है किसी को डिवाइड करके आया होगा, जैसे हम वहाँ कर रहे थे C2H6 में और भी चीज़ों में, तो डिवाइड करके आया होगा। तो n मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास होता है भाई, ये गिवन होगा मॉलिक्यूलर मास, और वो तुम कैलकुलेट कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 62 डिवाइडेड बाई 31, n की वैल्यू आ गई कितनी भाई? 2 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? CH3O। तो C1 × 2, H3 × 2, O1 × 2, क्या बन जाएगा? C2H6O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा C2H6O2। आधा मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर तुमने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में टाइम लगाया तो, है ना। बस, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मिनट में सॉल्व हो सकता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल ही लोगे। ये जो पूरा मेथड क्या बताया मैंने कि पहले एलिमेंट्स लिख लो, फिर उनके मासेस लिख लो, फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। ये मास कहाँ से आया है? फ्रॉम परसेंटेज। ये मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को, कहीं भूल जाओ तुम लोग। फ्रॉम परसेंटेज, और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। और ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है कैसे आया? वो डिवाइड करके आया है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे किसकी? स्टोइशियोमेट्री की। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कह लो या स्टोइशियोमेट्री कह लो, एक ही बात है। तो स्टोइशियोमेट्री की बात कर लेते हैं इसके बाद। है क्या स्टोइशियोमेट्री? स्टोइशियोमेट्री एक्चुअल में है नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, या नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं वो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं,
ये कह सकते हो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, इन तीनों चीजों का रेशियो वो हो सकता है। क्या कहेंगे उसे हम? स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन पूरी इसमें इन्वॉल्व होती है और स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहलाती हैं। तो नेक्स्ट है स्टोइशियोमेट्री। ठीक, जैसे कंबस्टन रिएक्शन, सिंपलेस्ट रिएक्शन ले रहा हूं, एनसीईआरटी में यही दे रखा है सबसे पहले, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। कंबस्टन की रिएक्शन यही होती है, कोई भी चीज़ को कंबस्टन कराओगे तो वो हमेशा प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर ही देता है। कभी कभी ऐसा होता है रिएक्शन नहीं देते हैं तो रिएक्शन खुद ही लिखनी पड़ती है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? CO2 और H2O। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर, तो ठीक है, तो CO2 और H2O ही मिलता है। अब यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे हम इसको पहले तो बैलेंस कर लेते हैं कि बैलेंस करने में खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2H2O आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2O2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गई। अब जो इसमें रेशियो है हम कह सकते हैं 1 मोल है CH4 का, या तो है ना, रेशियो में कह रही है 1 मोल CH4 का है, 2 मोल्स O2 के हैं, 1 मोल CO2 का है और 2 मोल्स H2O के हैं, है ना। ये बात चल रही है कि 1 मोल CH4 का, 2 मोल्स O2 के, 1 मोल CO2 का और 2 मोल्स H2O के। ये रेशियो एक तरह से हम कह सकते हैं 1:2, रेशियो 1:2। ठीक है, इस तरह से ये इन चारों के बीच में रेशियो है, यही स्टोइशियोमेट्री कहलाती है। यहाँ मैं 1 मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूँ और 1 वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 1 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 भी लिख सकते हो इसको, एंड सो ऑन। और ऐसे ही 1 वॉल्यूम भी लिख सकते हो। अगर गैसेस है, गैसेस के केस में ये 1 वॉल्यूम होता है, 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 एंड सो ऑन। ठीक, इस पे कैलकुलेशंस कैसी आ सकती हैं? अगर आसान क्वेश्चन आ रहा है तो वो ऐसे आ सकता है कि तुम्हें दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन पर रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई ये बताओ, अगर 2 मोल्स CH4 है तो कितना मोल्स वाटर बनेगा? तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि डबल अमाउंट में बन रहा है। तो अगर 2 मोल्स CH4 लिया तो 4 मोल्स H2O बनेगा। और क्वेश्चंस इसके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे थे इसको। क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक लिख देता हूँ, जैसे इसी इक्वेशन पे बेस्ड अभी बोला था एक क्वेश्चन हम लिख भी सकते हैं। मोल्स वाला तो तुम कर ही सकते हो, जैसे मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड number of moles of water produced when 3 moles of oxygen या 3 moles of methane CH4 is completely burned in excess oxygen। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक्सेस ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में थी। जब हमने 3 मोल्स मीथेन को बर्न करा तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में थी, अभी ऑक्सीजन नहीं ली है। देखो, जब एक ही रिएक्टेंट की बात करेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों रिएक्टेंट्स की बात हो रही है तो हमें उसके लिए फिर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ता है, जो कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। अभी सिर्फ इतना समझो कि किस तरह से हमें, अगर एक रिएक्टेंट दे रखा है तो हम प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक रिएक्टेंट दिया है तो प्रोडक्ट का अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट करा जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है? देखो, इस रिएक्शन के हिसाब से ये जो हमारी रिएक्शन है CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O, इस रिएक्शन के हिसाब से अगर 1 मोल CH4 का बर्न होगा या 1 मोल CH4 का रिएक्ट करेगा तो वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ H2O, है ना। दिख रहा है हमें? इसकी कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 हो गया, यहाँ पे 2 है तो ये 2 मोल्स हो गए वाटर के। ठीक, तो 1 मोल आर गिविंग 2 मोल्स H2O, तो 3 मोल्स कितना दे देगा? अगर 3 निकालना होगा, 3 मोल्स CH4 विल गिव 2 into 3 मोल्स H2O।
तो ये कितना सिंपली कितना आ जाएगा, 6 मोल्स H2O आ जाएगा। ठीक है कि 3 मोल्स से हमें कितना मिल गया, 6 मोल्स मिल गया। अब यही सब चीज़ें डायरेक्टली जैसे मोल्स में दे रखा है, हो सकता है मास दे दें, तो मास भी दे सकते हैं हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वाटर का मास कितना बन रहा है ना। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, इसे तो नोट कर लिया होगा, 6 मोल्स आंसर आ गया इसका। अभी इसी हम इक्वेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, चेंज जब करेंगे जब 2 रिएक्टेंट्स की बात करेंगे, कर लेंगे बीच में चेंज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं, इसी रिएक्शन के ऊपर, कि अगर तुमसे कहा जाए कि यू हैव 1.6 ग्राम ऑफ मिथेन, 1.6 ग्राम मिथेन है तुम्हारे पास, तो ये बताओ वाटर का कितना मास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 1.6 ग्राम ऑफ मिथेन इज बर्निंग इन एक्सेस ऑक्सीजन गैस, एक्सेस प्रेजेंस है अगर ऑक्सीजन गैस का, एक्सेस ऑक्सीजन गैस है अगर, तो फाइंड द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, फाइंड द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये देखो 1 मोल CH4 से, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मोल CH4 से 2 मोल्स H2O बन जाएंगे, है ना। अब इसे हम अगर मास में कन्वर्ट करें यहां से, तो 12 होता है कार्बन का मास और हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 16 ग्राम CH4 इज गिविंग 2 × 18 ग्राम H2O, यानी कि 36 ग्राम ऑफ H2O मिल रहा है हमें 16 ग्राम CH4 से। ठीक है, तो हम देख लेंगे पहले कि 1 ग्राम CH4 से कितना H2O मिल रहा है। सिंपल यूनिटरी मेथड टाइप है, 16 ग्राम से अगर 36 ग्राम मिल रहा है तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, वी विल गेट 36/16 ग्राम ऑफ H2O। तो 36/16 आ गया, और हमें निकालना कितना है 1.6 ग्राम में, कि 1.6 ग्राम CH4 से कितना मिलेगा, तो 1.6 को इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 3.6 ग्राम्स ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा इससे। ठीक है, तो अगर मास कैलकुलेट करना है तो हमें मोल्स को कन्वर्ट करना होगा मास में। जो मोल्स हमें दे रखे हैं, यहाँ पे 1 मोल था तो 1 मोल 16 ग्राम की इक्वल हो जाएगा, जो भी मोलर मास होता है। वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, एक रिएक्टेंट दे रखा था और तुमसे एक प्रोडक्ट का मास पूछ लिया। और क्या हो सकता है यहाँ, एक और क्वेश्चन नोट करो। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसका तो मास दे रखा हो लेकिन इसके मोल्स ही कैलकुलेट करने हो, मतलब रिएक्टेंट का मास दे रखा है लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ मोल्स ही कैलकुलेट करने, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ इधर वाले को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, इसी क्वेश्चन में फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड if 16 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स। अगर 16 ग्राम O2 रिएक्ट कर रही है तो हमें CO2 का मास बताना है। मास बल्कि मास लिख दिया मैंने, मोल्स लिख दो ज़्यादा सही रहेगा। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये रिएक्शन तो अभी हम सेम ही फॉलो कर रहे हैं, रिएक्शन को चेंज नहीं करा है अभी तक। ठीक है, तो अब ये 2 मोल्स O2 है हमारे पास, इससे 1 मोल CO2 बन रहा है। CO2 के मोल्स चाहिए तो CO2 को हम चेंज नहीं करेंगे मोल्स को, लेकिन इसके मोल्स को चेंज कर देंगे। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32, 16 to 32, तो 32 ग्राम ऑफ O2 इज गिविंग 1 मोल ऑफ CO2। 2 × 32 ग्राम ऑफ O2 इज गिविंग 1 मोल ऑफ CO2, यानी कि 64 ग्राम O2 से हमें कितना CO2 मिल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है। ठीक है,
अब 16 ग्राम O2 से कितना मिलेगा, तो पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लो, तो 1 ग्राम के लिए 1/64 हो जाएगा। बचपन में पढ़ा होगा कि हम जब 1 के लिए निकालते हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ही याद करते थे ना, ज़्यादा के लिए निकालना होता है 1 से तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हमने डिवाइड करा, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/64 मोल्स ऑफ CO2। ठीक, अब इसके बाद 16 ग्राम O2 हमें दे रखा है यहाँ पे, 16 ग्राम O2 से कितना हो जाएगा, 1/64 इंटू 16 मोल्स ऑफ CO2। तो ये कितना हो गया, 1/4 मोल्स ऑफ CO2। तो आंसर क्या हो गया, 1/4, और 1/4 को तुम क्या लिख सकते हो, 0.25। इट इज इक्वल टू 0.25 मोल्स ऑफ CO2। तो 0.25 मोल्स CO2 प्रोड्यूस होंगे अगर तुम 16 ग्राम O2 लेते हो तो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा किस तरह से हम मास से मोल्स कैलकुलेट करेंगे और मोल्स से मास कैलकुलेट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पे आते हैं। अब दोनों रिएक्टेंट्स वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहले बात तो ये कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, ये नोट कर लिया होगा तुम लोग ने। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी से रिलेटेड है वो। क्वेश्चन भी ज़्यादातर लिमिटिंग रिएजेंट पे आता है क्योंकि तो बहुत आसान चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 मोल CH4 को 2 मोल्स O2 चाहिए, है ना। अगर हम O2 और CH4 में रिलेशन देखें तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल CH4 को 2 मोल्स O2 चाहिए, यानी कि रेशियो 1:2 का है इनका मोलर रेशियो। अगर ये रेशियो बिगड़ता है, कोई भी एक चीज कम पड़ती है, तो क्या होगा कि कोई ना कोई रिएक्शन को लिमिट करेगा, कोई ना कोई एक रिएक्टेंट बच जाएगा फिर। ठीक है, तो जो बच जाएगा वो एक्सिस रिएजेंट होता है, जो खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है, जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, रिएक्शन को रोक दे, आगे ना होने दे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कंज्यूम हो गया पूरा, जो पहले कंज्यूम हो जाए। तो जो पहले खत्म हो जाता है दोनों रिएक्टेंट्स में से या 3-4 होंगे उनमें से कोई जो सबसे पहले खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, अभी इनका रेशियो यहाँ पे क्या है कि 1 मोल CH4 है, 2 मोल O2 है। अब क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है यहाँ कि तुम्हारे पास 3 मोल्स CH4 है एंड 5 मोल्स O2 है, तो आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। तो अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन भी लिख लेना। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट या द रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं उसको, द रिएक्टेंट विच लिमिट्स द केमिकल रिएक्शन बाय गेटिंग कंज्यूम्ड। ठीक है, कंज्यूम होकर जो रिएक्शन को लिमिट करे वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सिस रिएजेंट, जो कंज्यूम ना हो, जो बचा रह जाए वो एक्सिस रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, जो बाद में कंज्यूम होगा वो होगा एक्सिस रिएजेंट, या जो कंज्यूम ही नहीं होगा बचा रह जाएगा, जब उसके पास है ही नहीं लिमिटेड, मतलब वो लिमिट हो गया, तो फिर वो जो बचा रह जाएगा, द वन विच इज रिमेनिंग, जो रिमेनिंग होता है वो एक्सिस रिएजेंट होता है, विच इज रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, जो रह जाएगा रिएक्शन के बाद वो एक्सिस रिएजेंट, जो खत्म हो जाएगा पहले वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 मोल CH4 है और 5 मोल O2 है, तो आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट, दोनों पे ही क्वेश्चन आ जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड करवा सकता है और एक्सिस रिएजेंट भी फाइंड करवा सकता है। ठीक है, तो 3 मोल CH4 और 5 मोल O2 है। हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिएक्शन वही है हमारी, वहीं कर लेते हैं। वन मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल O2 से, और यहां दिए हैं 3 मोल CH4,
तो 3 मोल्स CH4 रिएक्ट करेगा 6 मोल्स O2 से, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है 3 मोल्स CH4 के लिए? 6 मोल्स है। रिक्वायर्ड अमाउंट O2 का रिक्वायर्ड अमाउंट इतने मोल्स ऑफ CH4 से रिएक्ट करने के लिए 6 है, और दे कितने रखे हैं? सिर्फ 5 मोल्स दे रखे हैं O2 के। तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया या नहीं हो गया? तो हम लिख सकते हैं इफ रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अ रिएजेंट इज लेस देन गिवन, सॉरी इज मोर देन गिवन, भाई रिक्वायर्ड अमाउंट ज्यादा आया है ना, इज मोर देन गिवन अमाउंट ऑफ दैट रिएजेंट, उसी रिएजेंट की बात हो रही है, अगर कोई रिएजेंट है उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ज्यादा आता है गिवन अमाउंट से, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, ठीक है। देन दैट रिएजेंट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, देन दैट रिएजेंट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में वो क्या है? O2। इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? O2। और अगर तुमने लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा लिया तो एक्सिस रिएजेंट तो दूसरा वाला हो गई, क्योंकि वो बच जाएगा। तो एक्सिस रिएजेंट कौन सा होगा यहां पे? CH4, ठीक है। इसको नोट कर लो। इस बार क्या था कि रिक्वायर्ड अमाउंट ज्यादा आया था गिवन अमाउंट से। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये बात यहां बहुत ध्यान रखने की, यही कंसेप्ट है हमारा कि रिक्वायर्ड अमाउंट अगर ज्यादा है तो वही रिएजेंट हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब दूसरी चीज, एक और तरीके से मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं उसे। क्वेश्चन यही रहेगा मेरा, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट। क्वेश्चन है इस बार 5 मोल्स of CH4 is reacting with 12 moles of O2, ठीक है। 12 moles of O2, identify limiting and excess reagent। तो लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है और एक्सिस रिएजेंट पूछा है। सेम इसी तरीके से शुरू करेंगे इस बार भी, पिछला वाला नोट कर लिया ना, सेम इसी तरीके से करेंगे। यहां पे हम 5 मोल्स लिख देंगे। 1 मोल रिक्वायर करता है 2 मोल्स, तो 5 मोल को कितना चाहिए होगा? 5 मोल को चाहिए होगा 10 मोल्स O2। भाई अगर 1 को 2 चाहिए तो 5 को 10 चाहिए होगा। अब यहां पे क्या है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 10 है, गिवन अमाउंट 12 है, तो नाउ रिक्वायर्ड इज लेस देन गिवन अमाउंट। अब जिस रिएजेंट की बात हो रही है, जो रिएजेंट निकल के आया है, वो लिमिटिंग नहीं होगा, दूसरा वाला लिमिटिंग होगा। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट किसी रिएजेंट का लेस आता है देन द गिवन रिएजेंट, देन दैट रिएजेंट विल बी एक्सिस रिएजेंट। तो वो रिएजेंट इस बार क्या हो जाएगा? एक्सिस रिएजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा। तो यहां पे ये पूरी बात पलट गई, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा। तो ये बात याद रखनी है, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट किसी रिएजेंट का ज्यादा आता है तो वही रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अगर कम आता है, गिवन से कम आता है, तो वो एक्सिस रिएजेंट होता है, दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट तुम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, फर्दर कैलकुलेशन उसी के बेसिस पे करी जाती है। तो क्वेश्चन में पहले तो तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करनी पड़ेगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रब करते हैं सबको।
क्वेश्चन देखते हैं, ये 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बर्न करा गया 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख लेना। 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इन अ क्लोज वेसल। तो एक्सिस रिएजेंट पूछा है इन्होंने। एक्सिस रिएजेंट क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं भाई। अच्छा, अभी तक हम मोल्स की बात कर रहे थे, मास की बात नहीं करी थी। यहां पे थोड़ा मास में भी कन्वर्ट कर लेंगे चीज़ों, मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना। तो अब यहाँ ये एक्सिस रिएजेंट पूछा है हमसे, पहले तो हमें इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। यही तो रिएक्शन होगी, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन हो गई है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसमें हमें पता करना है कि कौन सा एक्सिस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, तो यहां एक्सिस रिएजेंट पता करना है हमें, सिर्फ एक्सिस ही पूछा है क्वेश्चन में। तो अगर हम देखें तो 2 मोल्स मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑक्सीजन। इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है? 2 मोल्स मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 1 मोल O2 के साथ, है ना। इसको मास में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहां हमें जो अमाउंट्स दे रखे हैं वो मास में दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 होता है मैग्नीशियम का मास, 24 ग्राम Mg इज रिएक्टिंग विद 16 इंटू 2 ग्राम ऑफ O2। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना हो गया? 48 ग्राम ऑफ Mg मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने से रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम मैग्नीशियम विल बी रिएक्टिंग विद 32 डिवाइडेड बाय 48 ग्राम ऑफ O2। कितना आ जाएगा ये? 16 2 और 16 3 48। ये कितना हो गया? 0.67 ग्राम ऑफ O2। ये रिक्वायर्ड अमाउंट है O2 का, और गिवन अमाउंट क्या है? ये है। ठीक, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 इज मोर, ज्यादा है ना। किससे ज्यादा है? गिवन अमाउंट से। भाई रिक्वायर्ड अमाउंट O2 का गिवन अमाउंट ऑफ O2 से ज्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं? O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका क्या मतलब है? एक्सिस रिएजेंट कौन सा होगा? Mg हो जाएगा, सिंपल। Mg इज एक्सिस रिएजेंट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आगे हमसे ये पूछा होता कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट बनेगा MgO का, तो उसके बाद हम फर्दर कैलकुलेशन O2 के बेसिस पे ही करते, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके बेसिस पे आगे की कैलकुलेशन करी जाती है। वैसे भी क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसके बाद। उस तरह का क्वेश्चन भी इन्होंने एक दे रखा है, ये भी 2014 का ही है आई थिंक। हाँ, तो इसको देख लेते हैं। और ये लीटर्स में है, तो यहाँ से तुम्हें लीटर्स का भी आइडिया हो जाएगा कि क्या से क्या लीटर और किस तरह से हम लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। भाई लीटर्स में कन्वर्ट करना तो लास्ट क्लास में सीखा ही है ना। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट STP, है ना। तो अब ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ H2, 22.4 लीटर्स H2 है, H2 हाइड्रोजन है, और वो रिएक्ट कर रहा है 11.2 लीटर Cl2 से। दोनों ही STP पे हैं, एट STP। ये दोनों चीजें एट STP हैं। क्वेश्चन ये है, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज, मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज।
तो भाई HCl कितना बनेगा, सवाल ये है इनका। देखते हैं HCl कितना बनेगा। पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा, कोई है या नहीं है ना। H2 plus Cl2 gives 2HCl, ठीक है। H2 plus Cl2 gives 2HCl। तो ये हमारी रिएक्शन होगी, सिंपल सी रिएक्शन है। सारी पुरानी रिएक्शंस जो होती हैं वही आएंगी, जैसे N2 plus H2 gives NH3 होता है, ठीक है, वो भी यूज़ हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे H2 plus Cl2 gives 2HCl यूज़ हो रहा है। अब अगर हम देखें इस रिएक्शन के हिसाब से तो 1 मोल H2 रिएक्ट कर रही है 1 मोल Cl2 के साथ, है ना। अब मैं STP की बात है, अब दोनों ही गैसेज हैं, है ना, दोनों ही गैसेज हैं। तो 1 मोल में कितना लीटर होता है, 22.4 होता है, दोनों में ही सेम होगा। 22.4 लीटर H2 विल रिएक्ट विथ 22.4 लीटर Cl2, है ना, कह सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे इन दोनों कट करके सिंपली सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं। अगर मोल ना लिखें तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम को भी हम डायरेक्ट ले सकते हैं। भाई तुमने देख लिया कि वॉल्यूम में ही चला जाएगा, 22.4 से कट जाएगा, तो वी कैन राइट डायरेक्टली 1 वॉल्यूम ऑफ H2 इज रिएक्टिंग विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2, और हमें दिया कितना है 22.4 लीटर ऑफ H2, तो उसे रिएक्ट करना चाहिए 22.4 लीटर ऑफ Cl2 के साथ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना। अभी जो मैंने लिखा था वही है सेम, 22.4 लीटर ऑफ H2 शुड रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑफ Cl2, ठीक है। बट गिवन अमाउंट क्या है, 11.2 लीटर्स, और रिक्वायर्ड ज्यादा है, तो हम यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ Cl2 is more than given amount of Cl2, that is 11.2. So Cl2 is limiting reagent। तो यहां से हमें क्या पता चला कि Cl2 limiting reagent है, ठीक है। Cl2 limiting reagent पता लग गया। तो further calculations are based on Cl2। Further calculations are based on Cl2 पे बेस्ड होंगी फर्दर कैलकुलेशंस, क्लोरीन पे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लोरीन पे बेस्ड है तो क्लोरीन के हिसाब से ही करेंगे इसको। हमें दे कितना रखा था, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तुम लोग ने, 11.2 लीटर दे रखा है क्लोरीन का। हम यहां से देख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 gives 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। कैलकुलेशन जो होगी अब वो किसके बेसिस पे होगी, इसके बेसिस पे होगी, क्लोरीन के बेसिस पे होगी, ठीक है। 11.2 लीटर ऑफ Cl2 विल गिव 2 into 11.2 लीटर ऑफ HCl। कितना आ गया ये, 22.4 लीटर ऑफ HCl। कितना आ गया, 22.4 लीटर ऑफ HCl आ गया। इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे 3 डैश लगा के, 3 डैश याद है ना, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, मोल्स कितने आ गए 1, तो 1 मोल HCl प्रोड्यूस हो जाएगा भाई। आंसर ये हो जाएगा हमारा 1 मोल HCl, ठीक है। कोई डाउट इसमें, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया हमारा, 1 मोल HCl हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है 2009 का, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ, इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अमाउंट ऑफ वाटर भी मोल्स में पूछा है इन्होंने। 10 ग्राम हाइड्रोजन है और
64 ग्राम्स ऑक्सीजन है। ये पूछा है कि कितना ग्राम वाटर बनेगा, कितना वाटर का अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो किस इक्वेशन के बेसिस पे होगा ये? H2 प्लस O2 गिव्स H2O, 2H2O और यहां पे 2H2 आ जाएगा। तो भाई अगर ये 10 ग्राम और 64 ग्राम है, यहां पे हमें क्या दे रखा है? 2 मोल्स H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल O2, 2 मोल्स H2। पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे ना, उसके बाद ही तो आगे करेंगे। तो 2 मोल्स H2 रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 ग्राम ऑफ H2 गिविंग 16 इंटू 2 ग्राम ऑफ O2, यानी कि ये मैंने मास में कन्वर्ट करा, डायरेक्ट भी तुम लोग लिख सकते हो इसको, 4 ग्राम H2 लिख सकते हो, 2 मोल्स में 4 ग्राम होगा। और इसको तुम लिख सकते हो डायरेक्टली 32 ग्राम ऑफ O2 लिख सकते हो, है ना। तो 1 ग्राम H2 से कितना रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन? 32 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम ऑफ O2 विच इज 8 ग्राम ऑफ O2। तो 1 ग्राम H2 से 8 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा, तो 10 ग्राम से कितना करेगा? 10 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद 8 इंटू 10 ग्राम ऑफ O2, यानी कि 80 ग्राम ऑफ O2। तो रिक्वायर्ड जो है वो गिवन से ज्यादा है। गिवन कितना था? 64 ग्राम O2 था, है ना। तो हम यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड इज मोर देन गिवन। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारा? O2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो फर्दर कैलकुलेशन होगी वो O2 के बेस पे होगी। ठीक है, तो O2 दे कितना रखा है? 64 ग्राम दे रखा है। हम देख रहे हैं कि 1 मोल O2 से 2 मोल्स H2O बन रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ O2 से 2 मोल्स H2O बन रहा है, यानी कि हम यहां कह सकते हैं 32 ग्राम O2 से 2 इंटू 18 ग्राम H2O बन रहा है। वाटर का मोलर मास 18 होता है ना, और यू कैन से डायरेक्टली 36 ग्राम H2O बन रहा है भाई, है ना। तो 1 ग्राम O2 से कितना बनेगा? 36 अपॉन 32 ग्राम ऑफ H2O। हमें गिवन था 64 ग्राम O2, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 64 ग्राम ऑफ H2O, और ये आ गया 72 ग्राम ऑफ H2O। इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 डैश लगा देंगे। 72 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना हो जाएगा? ये 4 मोल्स H2O हो जाएगा। ये डायरेक्टली तुम कन्वर्ट ना करते उसको मोल्स में, मैंने बताया था अगर मोल्स में दे रखा है तो मोल्स में कन्वर्ट मत करो, इसको 2 मोल्स ही चलने देते तब भी ये हो जाता। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। जो फर्दर जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला टॉपिक है वो हम सॉल्यूशंस में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी सॉल्यूशन की ही होगी, नेक्स्ट चैप्टर हम सॉल्यूशंस ही शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं इसको।